अब हमारी अगली रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें बिल्कुल इससे उल्टा होगा। उसमें क्या होगा, केवल एक रिएक्टेंट होगा और उससे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं साथ में डिफरेंस भी बता रही हूँ कि हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था, दो रिएक्टेंट होते थे और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और दो से अधिक तो क्या बन रहे, प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो रिएक्टेंट है उसको हीट दी जा रही है ना। तो ये जो रिएक्शन है वह एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है उसको हीट दी जा रही है, तो ये जो रिएक्टेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और तो कौन सी रिएक्शन हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसमें प्रोडक्ट के साथ में हीट निकल रही थी, प्रोडक्ट के साथ में हीट निकल रही थी। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वह तो थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और उससे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं और यहाँ पे रिएक्टेंट को हीट दी जाती है। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं, जब उसको हीट दी जाती है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये इसका फॉर्मूला है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये जो फेरस सल्फेट है ना उसके साथ में H2O वाटर के 7 मॉलिक्यूल होते हैं। जब उसको हीट करते हैं तो इस 7 मॉलिक्यूल जो वाटर होता है उसका हमें लॉस होता है और ये जो फेरस सल्फेट है वो डीकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, है ना। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे .7H2O, यहाँ पे इसके साथ में वाटर के 7 मॉलिक्यूल होते हैं। लॉस वाटर व्हेन हीटेड, जब उसको हीट किया जाता है तो हमारे जो 7 मॉलिक्यूल हैं वाटर के उसका हमें लॉस होता है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, इट देन डिकम्पोजेस फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो फेरस सल्फेट है वो डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कि हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसमें दो रिएक्टेंट होते थे, एक प्रोडक्ट बनता था और प्रोडक्ट के साथ में हीट निकलती थी, तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, उससे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हैं और यहाँ पे रिएक्टेंट को हीट दी जा रही है, तो ये जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब ये इसका दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या होता है कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके बारे में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जिससे लाइमस्टोन कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको चूना पत्थर, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, है ना। तो उसको जब हीट करते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का निशान कर दिया है, साइन कर दिया है, शो ट्रायंगल का, मतलब यहाँ पर इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्विक लाइम बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि क्विक लाइम का फॉर्मूला बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट। कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे फॉर्मूले याद कर देना है ना। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में या दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और वह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। अब ये जो रिएक्शन है इसका बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है उसमें यूज किया जाता है। मेनली सीमेंट की जो फैक्ट्रीज होती है उसमें इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग इन सीमेंट। ठीक है, अब अगली रिएक्शन
ये सारी जो भी एग्जाम्पल्स है वो इम्पोर्टेंट है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी, और सारे एग्जाम्पल जो है सारी रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को पढ़ते हैं जो कि एक मैजिक के समान है। अब इसको ध्यान से देखना। लेड नाइट्रेट, यहाँ पीबी को बोलते हैं लेड, और ये NO3 जो है उसको हम बोलेंगे नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जो होता है उसको हीट करते हैं तो साथ में लेड ऑक्साइड बनता है ना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब देखो ये जो लेड नाइट्रेट होता है वो एक पाउडर होता है ना, उसको हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और फिर उसे हीट करते हैं। तो क्या होता है, एक मैजिक होता है। वो मैजिक दूसरों के लिए, लेकिन हमारे लिए तो एक प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इसको हीट करते हैं तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। फ्यूम्स मतलब धुआं निकलता है ब्राउन कलर का। तो दूसरे लोगों को लगेगा कि ये तो मैजिक है, जबकि एक साइंस की रिएक्शन है। तो ये जो फ्यूम्स होती है वो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। किसकी फ्यूम्स होती है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स होती है, और साथ में बनता है लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी बनता है। लेकिन जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं वो इसकी पहचान है इस रिएक्शन की कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। When we heat lead nitrate, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, पाउडर प्रेजेंट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में या बॉइलिंग ट्यूब में लेकर के जब हम उसको हीट करेंगे ओवर अ फ्लेम, वी ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। इमिशन मतलब निकलती है, उत्सर्जित होती है, हिंदी में बोलते हैं। तो ब्राउन फ्यूम्स जो है वो इमिशन होती है, निकलती है इस बॉइलिंग ट्यूब से, और दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो फ्यूम्स किसके? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो उसमें से एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उस रिएक्शन के बारे में बताइए जिसमें जो रिएक्टेंट होता है उसको हीट करते हैं तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड का। ये जो AgCl है इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट कलर का होता है, और जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं, धूप में रखते हैं, तो इस सिल्वर क्लोराइड का जो वाइट कलर है वो ग्रे कलर हो जाता है। तो हमें सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से सिल्वर और क्लोराइड दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हमने हीट नहीं किया है, इसको हमने सनलाइट में रखा है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है उसका जो वाइट कलर होता है वो सनलाइट में रखने से ग्रे हो जाता है। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है जो कि वाइट कलर का होता है, जब उसको सनलाइट में रखते हैं तो यह ग्रे कलर का हो जाता है। यहाँ पर एक रिएक्टेंट होता है और उससे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दिस इज ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड बाय लाइट। अब इसी तरीके से ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है वह भी वाइट कलर का होता है। जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, हमें सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग मिलते हैं और ये सिल्वर क्लोराइड का जो वाइट कलर है वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, और ये जो रिएक्शन होती है वो भी सनलाइट में होती है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन इन लाइट। तो यहाँ पे ये जो सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है उन दोनों को हमने सनलाइट में रखा और दोनों का जो वाइट कलर है वो ग्रे कलर हो गया। तो यहाँ पे दोनों में जो एक रिएक्टेंट है उससे हमें दो प्रोडक्ट मिले। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही है। इन दोनों रिएक्शन से सबसे पहले हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी, है ना। तो वो तीनों रिएक्शन उसमें हमने जो भी रिएक्टेंट था उसको हीट दी थी। तो जब रिएक्टेंट को हीट दी जाती है या फिर कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट को हीट दे करके
वह रिएक्शन करवाई जाती है तो उसे हम थर्मल रिएक्शन बोलते हैं। When a decomposition reaction is carried out by heating, जब उसको डायरेक्ट हीट दी जाती है तो यह जो होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। ये दोनों जो रिएक्शन है वो सनलाइट में हो रही है तो इन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। पहले जो मैंने 3 रिएक्शन पढ़ाई है वो तीनों रिएक्शन जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट को सीधे ही हम हीट दे रहे हैं, सीधे ही उसको गर्म कर रहे हैं। तो जो रिएक्शन हीट दे करके करवाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने पहले ही बता दिया कि सारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि सारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट के साथ में हीट निकल रही है। और यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है उसको हीट दी जाती है, तो यहाँ पे हीट को अब्जॉर्ब किया जाता है, इसीलिए ये जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। अब चाहे यह रिएक्शन सनलाइट दे करके की जाए, डायरेक्ट हीट दे करके की जाए या इलेक्ट्रिसिटी दे करके की जाए, लेकिन इसमें हीट जो है वो रिएक्टेंट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, इसीलिए सारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। भले ही इसको डायरेक्ट हीट दी जाए, सनलाइट में रखा जाए या इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, तो सारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये मैंने एक एग्जांपल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा है ना, वही है ये, जिसमें ये जो फेरस सल्फेट है उसको हीट दी जाती है तो यह Fe2O3 SO2 और SO3 में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे हीट दी जा रही है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने एक और रिएक्शन पढ़ाई कि थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें रिएक्टेंट को हीट दी जाती है, तो यह जो है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहेंगे, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है उसको डायरेक्ट हीट दी जा रही है। तो जो FeSO4 है वो जब उसको हीट दी जाती है तो यह डिकम्पोज हो जाता है, तो यह थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है।